जब आपके इनके जो राजश्री के पति हैं ग्रह वर्मा, उनकी हत्या हो जाती है तो राजश्री क्या करती है कि वहाँ से जेल में बंद होती है। फिर जेल में बंद होने के बाद वह किसी प्रकार से निकलती है और फिर जेल की वहाँ बिंद का एक जो जंगल है वहाँ पर जा कर के चली जाती है, ठीक है, बिंद के जंगल में, और वहीं पर कुछ दिन रहती हैं। तो इसी समय जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं तो गद्दी स्वीकृत करते हैं, तो हर्षवर्धन को पता चलता है कि मेरी जो बहन है वो जंगल में चली गई है और वहाँ उसको खतरा भी है। तो उस और पता चलता है कि वो सती होने जा रही है, ठीक है, वो चिता जला चुकी होती है राजश्री और उस पर लेटी हुई होती है, ठीक है, तो सती होने जा रही थी। तो ये एक बौद्ध भिक्षु थे जो हर्षवर्धन के मित्र थे, दिवाकर। तो दिवाकर मित्र की सहायता से बिंध के जंगल में हर्षवर्धन को पता चलता है राजश्री कहाँ पर है, और तो फिर उसको वो चिता पर सती होने से बचाते हैं हर्षवर्धन और उनके मित्र जाकर के, और फिर इस तरीके से राजश्री की जान बचती है। तो इसका वर्णन यहीं पर, जब राजश्री की जान बच जाती है तो यहीं तक का वर्णन इस कृति में किया गया है, हर्षचरित में। जो बाणभट्ट की कृति है हर्षचरित, इसमें यहीं तक का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इतिहासकार को कहते हैं कि यह एक अधूरी कृति है, क्योंकि और जो आपके बाणभट्ट थे इनका उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था। इनका उद्देश्य था कि कैसे शासकों की प्रशंसा करें, कैसे दरबारी कवि के रूप में अपनी ख्याति हासिल कर सके, और हर्षवर्धन के जो परिवार है उसी वंश के विषय में लिख सके, और वहाँ तक की ही प्रशंसा, जो राजश्री तक को केवल छुड़ाने तक का ही वर्णन मुझे करना है, ऐसा मतलब इतिहासकार बताते हैं कि उनका केवल उद्देश्य राजश्री तक के ही था, न कि हर्षवर्धन का इतिहास लिखना उद्देश्य था बाणभट्ट का, ऐसा इतिहासकारों का मानना, ठीक है। लेकिन एक इतिहासकार हैं B.C. पाठक करके, तो वो कहते हैं कि यह एक पूर्ण कृति है, ठीक है। उनका मानना है कि हर्षवर्धन जो बाणभट्ट हैं उन्होंने जानते हुए, उनका लक्ष्य ही था यहाँ तक के इतिहास लिखना, और इसलिए उन्होंने आगे से भी बहुत सी घटनाएं इतिहास की लिखी हैं और यहाँ तक के उन्होंने पूर्ण करके लिखा है किताब को। तो उनका लक्ष्य यहाँ तक के था, तो ये किताब एक प्रकार से पूर्ण कृति है, ऐसा वो मानते हैं, ठीक है। तो ये हर्षचरित की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। देखिए लिखा भी हुआ है, बाण का उद्देश्य, मतलब बाणभट्ट का उद्देश्य घटनाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि उनके नायक द्वारा कुल की मर्यादा प्रतिष्ठा को बचाने और राजश्री को बहन तथा प्रत्यात्मक रूप से राजसी गरिमा या मर्यादा के दोनों रूपों में वापस लाने जैसे विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता को दर्शाना था, ठीक है। इससे आपको क्लियर होता है कि क्या मतलब उद्देश्य, इस तरीके का बताते हैं कि यही उद्देश्य था बाणभट्ट का हर्षचरित लिखने का, ठीक है। इसकी जो शैली है उससे भी कहते हैं कि इतिहास के दृष्टि में थोड़ा दिक्कत है इतिहासकारों को। इसकी जो शैली है वह एक रोमांटिक शैली बताते हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्या कह सकते हैं, शादी विवाह से लेकर के जैसे राजश्री की प्रेम कथा इस तरीके से बताते हैं। तो और अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं, तो इसको रोमांटिक शब्द भी इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक जो रोमांसवाद है इतिहासकार की जो विचारधारा है वो बाद की विचारधारा है, ठीक है।
यहाँ पर साधारण शब्दों में ही जो हर्षचरित को बताया जा रहा है साधारण शब्दों में बता रहा है, ठीक है। जो अलंकारिक शैली प्रयोग की गई है उसी के लिए फिलहाल है। और इसमें बाण ने जो अपनी कृति है और कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की है जो थोड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। बाण भट्ट इस रचना में हर प्रकार के और सभी वर्गों के, जो हर जाति समुदाय के हर प्रकार के लोग, ठीक है, पुरुष, हर जाति समुदाय के पुरुष, महिलाएं, इन सब का वर्णन करते हैं वो। साथ ही जो तत्कालीन समय में जो कुछ क्षेत्रीय शब्दावली के शब्द हैं, जैसे खेत की जुताई कैसे की जाती थी, खेत में अनाज कैसे लेके जाया जाता था, कैसे बुआई होती थी, चावल का कैसे फसल होती थी, गेहूं की कैसे फसल है, गन्ने की कैसे फसल है, खलिहान में अनाज कैसे तैयार होता है, ठीक है, खलिहान में अनाज कैसे तैयार होता है, चरवाहा कैसे भैंस को पीठ पर बैठ करके चराता है, मस्ती करता है, ठीक है, फूल फल इत्यादि के विषय में भी बात किया है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण, मतलब कि तत्कालीन जो साहित्यकार लिखते हैं इस तरीके की बातें, तो यह भी सामाजिक एक दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। और इसमें वो एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं हर्षचरित में, कि हर्षचरित में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जो हर्षवर्धन है वो इनकी आलोचना भी करते हैं। हर्षवर्धन की अपनी रचना के माध्यम से बताते हैं कि जब हर्षवर्धन अपना विजय करते हैं, जब वो विजय अभियान छेड़ते हैं, तो उससे जब हाथी चलते हैं या जब वो सैनिक अभियान करते हैं तो बहुत सी खेतों की फसलें नष्ट हो जाती थी, पकी पकी फसलें। तो उन फसलों के अगेंस्ट में किसान विद्रोह करते, किसान जो है आवाज उठाते, और उसके कारण से हर्षवर्धन को आलोचना करते और हर्षवर्धन को सहना पड़ता, ठीक है। किसान चिल्लाते, संप्रभु शासक की भर्त्सना करते हुए चिल्लाने लगे थे, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, उसे राजा होने का क्या अधिकार है, क्या कहना राजा का, मतलब ऐसे राजे का क्या मतलब जो किसानों को दुख पहुंचाए, ठीक है, जो किसानों की फसल बर्बाद करवाए, ठीक है, ऐसे राजे का क्या मतलब है, ठीक है। आप जब मुगल काल में पढ़ेंगे शेरशाह सूरी, ठीक है, तो जो शेरशाह सूरी है वो भी कहता है कि जब कोई सैनिक अभियान करें या जब भी हमारे सैनिक किसी आक्रमण के लिए जाएं, तो किसानों की फसलों को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं, यदि ऐसा करते हैं तो उसकी भरपाई की जाएगी। तो यहाँ देखिए राजा, इस तरीके से ये पता चलता है कि कैसे किसानों की देखो खड़ी खड़ी पकी पकी फसलें भी बर्बाद हो जाती थी। तो इसीलिए शायद जो बाण भट्ट हैं उन्होंने संकेत किया होगा कि आने वाले दिनों में या जो भी कभी कोई शासक बने तो इस प्रकार से ध्यान दे कि किसानों की फसलों को, जो मैदानी इलाका है उस तरफ से जाए, सड़कों की तरफ से जाए, किसानों के खेतों को ध्यान दे। शायद यही संकेत रहा होगा इस वर्णन को करने का बाण भट्ट का। और एक महत्वपूर्ण बात है, प्रभाकर जो वर्धन है वो हर्षवर्धन को कुछ परामर्श देते हैं। वो कहते हैं कि राजा अपने सगे संबंधियों के कारण नहीं, राजा अपने सगे संबंधियों के कारण नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के कारण अपने संबंधों में समृद्ध होते हैं, ठीक। तो ये बात है हर्षचरित के बारे में, ठीक है, जो बाण भट्ट की कृति है हर्षचरित के बारे में। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण इस काल के इतिहास को जानने का, हर्षवर्धन के इतिहास को स्रोत है, वह है आपके चीनी इतिहासकार हेन स्वांग, स्वांग चांग भी कहते हैं इन्हें, स्वान चांग, युआन चांग, ठीक है, युआन चांग, स्वान चांग और हेन स्वांग। इन नामों से भी हेन स्वांग को जानते हैं। हेन स्वांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हेन स्वांग की जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है, ठीक है, जो उनकी कृति है, जो यात्रा वृतांत है, वह है सी यू
यू की, ठीक है। रचना को याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो हेन सांग की रचना है सी यू की, ये चीनी इतिहास एक बौद्ध यात्री थे। तो जो चीन का उस समय सम्राट था ताई सुंग, तो उसने इनको अनुमति नहीं दिया था भारत आने की, लेकिन ये छुपा करके भारत भाग आए। और जब भारत आए यहाँ पर 629 ईस्वी में, तो यहाँ पर फिर इनका हर्षवर्धन से मुलाकात होता है। और हर्षवर्धन के फिर ये क्या करते हैं कि जो हर्षवर्धन का छठा जो महामोक्ष परिषद थी इलाहाबाद, जो प्रयाग में होता था, हर्षवर्धन हर प्रत्येक 5वें वर्ष पर करता था, ठीक है। उसमें जो कुछ भी होता था हर्षवर्धन के पास सब कुछ दान कर देता था हर्षवर्धन। तो उसमें ये सम्मिलित होते हैं, जो छठा महामोक्ष परिषद है, ठीक है, उसमें ये सम्मिलित होते हैं। उन्हें कहा जाता है, इन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया था हेन सांग को। तो हेन सांग भी इनके हर्षवर्धन के विषय में लिखते हैं। हर्षवर्धन का जो ये नाम प्रयोग करते हैं हेन सांग, वो शीलादित्य यूज करते हैं, ठीक है, शीलदित्य या शीलादित्य करके, हाँ यही नाम है। तो हेन सांग भी हर्षवर्धन के विषय में लिखते हैं। तो इनको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, युआन चांग, ठीक है। और ये जब हेन सांग आते हैं, तो ये आपका जो नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है, अभी तो नहीं है, बख्तियार खलजी ने उसको ध्वस्त कर दिया था, फिर से शायद उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, जो भी। तो वहाँ पर ये इन्होंने जो हेन सांग थे अध्ययन का कार्य किए। अध्ययन का कार्य करने के बाद हेन सांग वहाँ पर पढ़ाए भी। उस समय जो वहाँ का कुलपति था वो शीलभद्र था, ठीक है, शीलभद्र। तो ये जो नालंदा था ये बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया, हेन सांग ने पढ़ाया भी और अपनी रचना लिखी। ये 644-45 में ही चीन वापस चले जाते हैं, ठीक है, हर्ष से अनुमति लेकर के वापस चले जाते हैं हर्षवर्धन से। फिर जब वो चीन वापस जाते हैं हेन सांग, तो वहां पर इनका चीनी सम्राट स्वागत भी करता है, ताइसुन, ठीक। तो ये हो गया हर्षवर्धन के विषय में, हेन सांग के विषय में। फिर इसके बाद और कुछ स्रोत हैं हर्षवर्धन के इतिहास को जानने के। इसमें 3 महत्वपूर्ण लेख हैं, 3 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। पहला है बांसखेड़ा अभिलेख। बांसखेड़ा अभिलेख, जो बांसखेड़ा ताम्र फलक अभिलेख, मतलब तांबे का है, बांसखेड़ा ताम्र फलक अभिलेख। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है शाहजहांपुर। आपका शाहजहांपुर ये आई थिंक हरदोई के बाद और बरेली के बीच में पड़ता है, ठीक है, संभवतः। तो वहां से ये बांसखेड़ा अभिलेख मिला हुआ है। तो इस अभिलेख में बहुत से ब्राह्मणों को हर्षवर्धन ने भूमि गांव में दान में दी, जैसे कि बालचंद्र और भट्ट स्वामी, 2 ब्राह्मण के नाम मिलते हैं। तो उनको जो भूमि दान स्वरूप गांव जो है दान में दिए, उसका वर्णन है इस अभिलेख में, ठीक है। राज्यवर्धन तक की जो संपूर्ण वंश परंपरा है, जैसे कि हर्षवर्धन है, फिर राज्यवर्धन है, तो उस परंपरा का भी इसमें वर्णन है। और जो उस समय के अधिकारी होते थे, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उनके कुछ पद का वर्णन है इसमें, जैसे अवंती है, ठीक है, युद्ध एवं शांत प्रिय यह मंत्री होता था अवंती। सिंहनाद है, ये भी सेनापति होता था, ठीक है। कुंतल था, स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त का मतलब यहाँ वो, ठीक है, वो गुप्त काल से नहीं है, यहाँ स्कंदगुप्त का मतलब है हस्ती सेना, मतलब जो हाथियों की सेना होती थी उसका वो प्रभारी था, ठीक है। तो ये कुछ मंत्री जो पद होते थे उनके विषय में है। जो दान में भूमि दान दी गई उसका वर्णन इस अभिलेख में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है मधुबन ताम्र पत्र अभिलेख, ठीक है, मधुबन। आप जब बीएचयू आएंगे तो यहाँ पर भी एक मधुबन नाम का पार्क है बीएचयू के अंदर, ठीक है, वहाँ पर कोई भी जाके बैठ सकता है, ठीक है। काफी जो कपल्स होते हैं वो जाते हैं, ठीक है, बीएचयू के अंदर ही है। तो
जो यहाँ पे जो मधुबन की बात की जा रही है, ये एक आजमगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर मधुबन नामक जगह है। लेकिन अभी जो आधुनिक समय में आजमगढ़ से ही कट के मऊ बना, ठीक है, तो मऊ नामक जगह है, वहाँ पर मधुबन नामक क्षेत्र है, वहीं पर ये अभिलेख मिला है, मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है। इसमें भी क्या है कि दान के ही बारे में विशेष करके बात की गई है, ठीक है। जो अब दान दिए हर्षवर्धन, उसी के संदर्भ में बात की गई है। जो एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है बादामी के चालुक्य शासक, ठीक है। बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय के एक दरबारी थे, रवि कीर्त। तो उन्होंने अहिहोड़ नाम से एक लेख लिखा, जिसे एहोल अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। अहिहोड़, जिसे एहोल अभिलेख भी कहते हैं। तो उस अभिलेख से भी हर्षवर्धन के विषय में जानकारी मिलती है। इसी में यह पता चलता है, इसी अभिलेख के माध्यम से, कि जब हर्षवर्धन ने पुलकेशियन द्वितीय की तरफ भी क्षेत्र विजित करना के संदर्भ में आगे जब बढ़े, तो इनको पुलकेशियन द्वितीय ने पराजित किया, ठीक है। तो जो पराजित हुए हर्षवर्धन के पराजित होने का जो वर्णन है पुलकेशियन द्वितीय से, वो रविकीर्तिकृत और एहोल अभिलेख में है, ठीक है। तो यह अभिलेख भी महत्वपूर्ण है। एक मुहर भी बताई जाती है इनकी, हर्षवर्धन की, सोनपत मुहर के ऊपर महाराज राज्यवर्धन प्रथम से लेकर के हर्षवर्धन तक की वंशावली मिलती है। और इसमें प्रत्येक राजा की जो रानियां हैं, उनके नाम भी मिलते हैं। तो ये एक प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में मोटी मोटा ये समझा सामान्य रूप से कि हर्षवर्धन के इतिहास को बेहतर तरीके से जानने के लिए हम किन किन महत्वपूर्ण स्रोतों को पढ़ करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। अब आपके जो भी सवाल हैं, उनको आप पूछ सकते हैं।